बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम टू चैप्टर नंबर 10। आज हम इमाइल अटैक ऑफ लोकस्ट पढ़ेंगे। ये डोरिस लेसिंग ने लिखा है। ये ब्रिटिश जिम्बाब्वियन राइटर है, ब्रिटिश, और इस वजह से कि पैदाइश इनकी बेटा वो जिम्बाब्वे की है। उसके बाद ये कुछ अरसे के बाद जो है वहाँ इंग्लैंड में मूव कर गई, ठीक है। और बहुत ही मशहूर मारूफ नेम है। ये हमने लिखा हुआ नीचे जेन सॉमस, ये इनका पेन नेम है। डोरिस लेसिंग का बेटा ये पेन नेम है। इसके वालिद साहब जो है पहले ईरान में थे, कोई हुकूमती ओहदे पर जो है। उसके बाद जो है कि जिम्बाब्वे, उस पर जिम्बाब्वे तो नहीं था, कोई उसका पुराना नाम था, वहाँ चले गए। वहाँ इन्होंने कुछ फार्मिंग लैंड जो है वो परचेज की। उन दिनों में ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस से कंसीडर किया जाता था, लेकिन वहाँ पर इनको कोई ऐसी खातिर खा कामयाबी जो है वो नहीं मिली। डोरिस लेसिंग शुरू से ही बड़ी एक लिटरेरी माइंडेड टाइप सी स्टार्ट में गर्ल थी। फिर इनके वालिदैन को आहिस्ता आहिस्ता जब पता चला कि डोरिस लेसिंग का एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है लिटरेचर के अंदर, तो उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा असिस्ट किया है। और उन डोरिस लेसिंग की लिटरेरी कैरियर के डेवलपमेंट में, उसके नॉरिशमेंट के अंदर जो है बड़ा उनके वालिदैन का बहुत बड़ा एक हाथ है। अफ्रीकी ममालिक जो हैं ये बहुत गरीब से ममालिक हैं, और उनमें एक वजह जो वहाँ की आफात हैं। कोई कुदरती आफत कोई ना कोई ऐसी आ जाती है वहाँ पर जो है, जिसकी वजह से वहाँ की चीज़ें जो हैं, वहाँ की एग्रीकल्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो चीज़ें उस तरह फल नहीं ले आती जिस तरह के नॉर्मल ममालिक के अंदर जो है वो होता है। तो यहाँ भी लोकस्ट का एक हमला होता है जिसको डोरिस लेसिंग ने खुद देखा, लेकिन बेटा वो अपनी ज़ुबान में बयान नहीं कर रही। वो इसको मार्गरेट एक कैरेक्टर है, उसके थ्रू जो है वो बयान करेगी कि जब ये अटैक करते हैं, लोकस्ट जब हमलावर होते हैं तो किस तरह का मंजर होता है। लोकस्ट जो हैं, ये टिड्डी दल जो है, ये बेटा एक कुदरती आफत है। अगर इनको मौका मिल जाए अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने का, तो दे प्रोड्यूस एग्स इन enormous amounts and develop the swarms of billions of insects जो है। 1986 में परहैप्स लगभग जो है बहुत बड़ा इसका एक नुकसान किया टिड्डी दल ने। ये शुरू बेटा हुए एशिया से, और यहाँ की फसलें तबाह करते 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 आगे जो है ये बर-ए-आज़म अफ्रीका में पहुँचे, और वहाँ से फिर उन्होंने रुख किया बर-ए-आज़म यूरोप का जो है। ये 3 बर-ए-आज़मों को इन्होंने डैमेज किया जो है। और जब ये ह्यूज अमाउंट के अंदर जो है जब ये हमलावर होते हैं, तो ये मीलों पर फैली फसलों को बेटा कुछ ही देर में जो है ये नेस्त नाबूद कर देते हैं, और उसके बाद ये वहाँ पर अंडे दे देते हैं। अब एक एक लोकस के अंदर जो सैकड़ों अंडे होते हैं। अगर उनमें से दोबारा फिर उनको जो है एक मुनासिब सा एटमॉस्फेयर मिल जाए, तो दोबारा जो है वो एक उससे भी बड़ी कॉलोनी जो है वो डेवलप कर लेते हैं, और फिर जिधर इनका रुख हो जाए ये उधर जो है तबाही फैलाते हुए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है डोरिस लेसिंग एक अपना एक्सपीरियंस बयान करेगी। और यहाँ पर ज़रा एक नोट कीजिएगा, जो हमारा टाइटल है वो है ए माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट। जो है माइल्ड, दरमियाना सा, मॉडरेट, मामूली सा कहते हैं। जब आप ये सारे डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, जब हम आपको बताएंगे, तो बेटा आपने इमेजिन करना है कि एक माइल्ड अटैक ये कि वो बताएगी कि आसमान स्याह हो जाता है, और लोकस्ट या टिड्डी दल ऐसे महसूस होता है कि जैसे वो तकरीबन सूरज को छू रहा है। तो बेटा जब इनका सवेर अटैक होगा तब क्या बनता होगा, वो किस कदर ह्यूज अमाउंट के अंदर जो होते हैं। और बाज़ हालात इतने ज़्यादा सवेर हो जाते हैं, वहाँ के मुकामी लोगों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचता, तो बेटा मजबूरन फिर वो इन्हीं लोकस्ट को खाते हैं जो इन फाइट्स। ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं होता कि जब ये लोकस्ट से टिड्डियाँ हमलावर होती हैं तो इंसान हाथ पे हाथ रख के बैठा होता है। उसके साथ अपने जितने उसके पॉसिबल मीन्स हैं वो फाइट करने की कोशिश करता है, और इसके दौरान जो मारी जाती हैं वो इन टिड्डियों को मजबूरन खाकर जो है फिर गुजारा करता है। तकरीबन इसके जो कोई जगह ऐसी नहीं है पूरी दुनिया में जहाँ जो है ये हमलावर ना होते। बर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया है, बर-ए-आज़म एशिया है, अफ्रीका है, ये बर-ए-आज़म यूरोप जो है बेटा, ये इसके 4 तो समझ लें इसके अबोर्ड्स हैं, इनके गढ़ हैं। जब ये यहाँ पर आते हैं
तो बहुत ज़्यादा तबाही जो है वो फैलाकर जाते हैं। कोई इतना बड़ा इंसेक्ट नहीं होता, आपने देखा होगा ग्रास ऊपर टाइप इंसेक्ट होता है, ये भी जो है कोई 2 या 1.5 इंच इसकी जो है वो लंबाई होती है, टांगें इसकी बड़ी बड़ी होती हैं और ये फ्लाई करता है एंड इट हैज़ द एबिलिटी टू डेवलप इनॉर्मस स्वॉर्म्स विच आर केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द क्रॉप्स ऑन द माइल्स ऑफ एकर्स। मीलों लंबी फसलें जो है ये खा जाती हैं, तबाह कर देती हैं। अब ये बेसिकली इसमें इस चैप्टर में बेटा 3 कैरेक्टर जो हैं जो ज़्यादा इसके अंदर आपके सामने आएंगे। नंबर 1 मार्गरेट है, ये इसका मेन कैरेक्टर है हमारे इस शॉर्ट स्टोरी का। फिर रिचर्ड है, रिचर्ड जो है बेटा ये मार्गरेट का हस्बैंड और रिचर्ड हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, रिचर्ड और मार्गरेट जो है। और तीसरे नंबर पर जो है वो स्टीफन है, और स्टीफन जो है, स्टीफन जो है ये रिचर्ड का फादर है, यानी ये इसका मार्गरेट का फादर इन लॉ है, ठीक हो गया बेटा। तो ये 3 इनके मेन कैरेक्टर्स हैं। अटैक ये खुद डोरिस लेसी ने खुद देखा है, लेकिन वो बयान जो है बेटा वो मार्गरेट की जुबानी करेगा। मार्गरेट और रिचर्ड जो न्यूली मैरिड है, पहले ये साउथ अफ्रीका में रहती थी, फिर इसको शादी करके जब रिचर्ड इधर जिम्बाब्वे ले आया है, तो वहाँ पर जो है अब इनको एक फोर वार्निंग होती है पहले से, जैसे सलाब के आने से पहले पेश की इतला होती है कि जनाब आप अपनी बंदोबस्त कर लें, जो आपने करना है, सलाब आने वाला है। तो ऐसे ही इन इलाकों में यानी जहाँ पे मार्गरेट शादी करके आती है रिचर्ड के साथ या इनकी ज़मीनों पर मौजूद और जो लोग जो हैं जिनके अलहदा से फॉर्म्स हैं, उन सबको फोर वार्निंग है कि जो पॉसिबल है, मुमकिन है कि इन टिड्डियों का हमला हो सकता है। तो ये लोग प्रिकॉशंस के तौर पर है ना, आप इंसेक्ट्स के साथ 2 तरीकों से लड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा शोर करके, सेंसरी ऑर्गन्स उनके बड़े वीक होते हैं, और दूसरा क्या हो सकता है बेटा कि आप लोग जो है ना धुएं के साथ जो है, ये इंसेक्ट्स धुएं से बहुत रिफाइल होते हैं, ताकि आज भी बहुत से गाँव के अंदर स्टिल ये टेक्निक जो है यूज़ की जाती है कि शहद की मक्खियों का छत्ता है उसको डिस्पर्स करने के लिए लोग जो है धुएं का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इन लोगों ने प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर जो है पहले से ही बेटा अपने जो फॉर्मलैंड्स हैं, जो इनकी ज़मीनें हैं, उनके इर्द गिर्द जो है ना उन्होंने बड़े बड़े लकड़ी और घास के ढेर जमा किए हुए हैं वहाँ पर। और दूसरे उन्होंने अपने स्टोर्स के अंदर जो है वो टीन केन्स और इस तरह की चीज़ें जो बहुत ज़्यादा शोर करती हैं उनसे भी भरा हुआ है, ताकि जैसे ही इनका हमला हो तो वो फ़ौरन जो है उसके ऊपर जो है अपनी हिफाजत ज़मीर के ऊपर अमल दरामद जो है वो कर सकें। ठीक है, तो ये लेसन शुरू करते हैं, इसका टेक्स्ट शुरू करते हैं। शुरू होता है लुक लुक देयर दे आर, देखो देखो वो उधर से आ रहे हैं। अब रिचर्ड और स्टीफन अभी अभी बाहर ज़मीनों से आए हैं और ये रेडियो पर खबरें ही सुनते हुए वो आ रहे हैं। और बेटा ये घर के अंदर जो है किसी ने, मुलाजिम ने या किसी और शख्स ने जो है एकदम शोर से तो देखा जी कि टिड्डियाँ आ रही हैं, लश्कर ये ऐसे घने बादल की सूरत में ये नमूदार होता है, और जैसे बिल्कुल एक बारिश आने से पहले काली घटा आती है, बिल्कुल वैसे आते हैं बेटा, और आनन फानन जो आसमान के ऊपर फैल जाते हैं। तो जैसे उसको नजर आया तो उसने फौरन जो है ये कहा कि लुक लुक देयर दे आर, देखो देखो वो उधर से आ रहे हैं। आउट ran मार्गरेट टू जॉइन देम लुकिंग एट द हिल्स, मार्गरेट भी बाहर की तरफ भागी उनमें शामिल होने के लिए जो है, यानी कि जो शोर मचा देखे देखो ये टिड्डियाँ उधर से आ रही हैं, और वो पहाड़ियों की तरफ देख रही है। ठीक है, आउट रैन मार्गरेट टू जॉइन देम लुकिंग एट द हिल्स। अगर हम स्पीकिंग के स्ट्रक्चर पे गौर करें तो बेटा ये आपका सब्जेक्ट है और ये इसका वर्ब है when, और ये इसका एडवर्ब है। ठीक है, अब जनरली तो ये होता है कि आपने जितने भी सेंटेंसेस 9, 10 के अंदर हमने पढ़े थे, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उनका वर्ब आता है। ये भी बेटा लिखने का एक तरीका होता है, इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं बेटा? इन्वर्जन। कि वर्ब जो है वो अपने सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। ठीक हो गया बेटा? तो क्या बोलते हैं इसको? इन्वर्जन। आउट केम द सर्वेंट्स फ्रॉम द किचन, और बावर्ची खाने से मुलाजिमीन भी बाहर आए। दे ऑल स्टूड एंड गेज्ड, वो सारे खड़े हो गए
और घूरने लगे। किधर बेटा घूरने लगे? जिस समुद्र से लोकस्ट या ये टिड्डियां आ रही हैं उस समुद्र में जो देखने लगे। Over the rocky levels of the mountains was a streak of rust colored air. अब देखिए पहाड़ियां होती है ना, पहाड़ी आपने देखा होगा इस शेप के अंदर होती है पहाड़ियां, क्रैगी सरफेस होती है, क्रैगी अनइवन सरफेस होती है, पहाड़ियों में लेवल नहीं होता, ठीक है। लेकिन बच्चों याद रखिएगा कोई ना कोई मुकाम उनकी टॉप पर ऐसा जरूर होगा जहां पर वो तकरीबन एक लेवल के अंदर महसूस होती है। ये लाइन, इसको उफ़क़ी लाइन कहते हैं। एक अमूदी लाइन होती है वो जो ऐसे है वो बेटा अमूदी लाइन, और जो जमीन के पैरेलल होती है वो कौन सी होती है? उफ़क़ी लाइन। उफ़क़, एक उफ़क़ आसमान को भी कहते हैं, और एक उफ़क़ वो पॉइंट होराइजन वेयर द स्काई सीम्स टू बी टचिंग द अर्थ। सुबह सूरज तलु होता है ना, आपको ऐसा लगता होगा बिल्कुल जमीन के नीचे से ऐसे तलु हो रहा है, बेटा उसको भी क्या कहते हैं? उफ़क़ कहते हैं, ठीक हो गया। तो अब जहां पर पहाड़ बिल्कुल उसके ऊपर एक लेवल के अंदर जो सरफेस है उनकी जो उसके पीछे से उनको नजर आए हैं लोकस्ट टिड्डियां। कैसे नजर आई है बेटा? वो कहते हैं पहाड़ों के पत्थरीले उफ़क़ के पीछे नारंगी रंग, रस्ट कलर्ड। रस्ट कलर होता है बच्चों रेडिश ब्राउन। रस्ट कलर किसे कहते हैं? रेडिश ब्राउन। उर्दू में हम इसको कहते हैं नारंगी, नारंगी, नारंगी रंग की हवा की। और स्ट्रीक, स्ट्रीक बेटा कहते हैं एक लंबी सी कतार, एक लंबी सी, यानी कि जहां उनके पहाड़, पहाड़ी का इलाका था, जहां जो पहाड़ लेवल पे थे, जहां पहाड़ का लेवल हो रहा था जिस ऊंचाई पर, उसके पीछे फिलहाल, अभी तो आगे आएंगे तो पता चलेगा कि उसके पीछे कितने लोकस्ट हैं, कितनी टिड्डियां हैं, थोड़ी हैं, ज्यादा हैं, वो जब आगे आएगा इस मामले तो फिर पता चलेगा। लेकिन दूर से बेटा कैसे नजर आता है? एक लंबी सी लाइन ये नजर आ रहा है, ठीक है। लोकस्ट ये टिड्डियां थी, देयर दे केम, और ये बेटा वहां आ पहुंची, यानी कि जिस चीज की उन्हें पहले से वार्निंग दी गई थी या उनको बताया गया था कि ऐसे हो सकता था, दैट थिंग वाज अबाउट टू हैपन, और ये टिड्डियां बेटा वहां पर आ पहुंची, ठीक है। हाँ, हम इनके लिए एक वर्ड ना टिड्डी दल भी यूज करते हैं, शायद आपने कभी पढ़ा हो या सुना हो। टिड्डी दल, एक तो वर्ड टिड्डी दिल नहीं होता है, टिड्डी दल। दल एक बहुत बड़ी लश्कर को कहते हैं। ये एक तशबीह के तौर पर इस्तेमाल होता है कि अगर एक बादशाह है, उसकी फौज है, उसको फौज का लश्कर बहुत बड़ा है, तो तशबीह के लिए बेटा फिर उसको टिड्डी दल, जैसे टिड्डियां हमलावर होती है जैसे उनकी तादाद होती है, तो उस बादशाह की फौज के सिपाहियों की भी उतनी ही तादाद है, यह बताने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप इसका तर्जुमा ऐसा करेंगे, देखिए पहाड़ों के पथरीले ऊपर एक नारंगी रंग की हवा की लंबी सी कतार थी या लाइन थी, ये टिड्डी दल था। अगर आप ऐसे, तो दल आगे सिंगुलर यूज होगा और ये वहां आ पहुंचा था। इंग्लिश में है देयर दे केम, तो उर्दू में चूंकि पीछे हमने दल यूज किया है तो जो आगे हमारा प्रोनाउन होगा, इसम ज़मीर होगा, वो अपने पिछले इसम के मुताबिक तो फिर लिखेंगे और ये वहां आ पहुंचा था, या सिंपल आप कहेंगे कि ये टिड्डियां थी और ये वहां आ पहुंची, ठीक है। एट वंस रिचर्ड शाउटेड एट द कुक, शाउट चिल्लाना होता था, फौरन रिचर्ड ने बावर्ची लड़के को चिल्ला के आवाज दी। ओल्ड स्टीफन yelled at the house boy, और बूढ़ा स्टीफन जो है बेटा वो मुलाजिम लड़के पर चिल्ला उठा। The cook boy ran to beat the old plowshare hanging from a tree branch, which was used to summon the laborers at the moments of crisis. Crisis कहते हैं हंगामी सूरत-ए-हाल को। ये फायर अलार्म्स होते हैं फैक्ट्रीज के अंदर, मुख्तलिफ जगहों के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में, इनको हंगामी सूरत-ए-हाल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। फायर अलार्म जब बजाया जाए तो सबको पता चल जाता है कहीं आग लग गई है, कोई हादसा रुनुमा हो गया है, तो सारे उस जगह की तरफ भागते हैं इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के लिए। तो इन लोगों के पास कोई फायर अलार्म तो नहीं था, तो इन्होंने क्या हुआ था कि एक हल्का फल था जो अंदर से खोखला होता है, बिल्कुल लोहे का स्ट्रक्चर होता है,
उसको एक दरख्त के साथ लटकाया हुआ था। अब वो जानते हैं खोखली चीजें बहुत ज्यादा आवाज पैदा करती हैं, और इन्होंने आपस में इसको एक फायर अलार्म की सेंस दी हुई थी कि जब ये बजाया जाए तो समझ जाना है कि टिड्डियों का हमला हो चुका है, और सब ने फौरन एक खास जगह जमा हो जाना है जहां पर उन्हें हिदायत दी जाएंगी, और फौरन उसके बाद ये उन हिदायत के मुताबिक अमल करेंगे। बावर्ची लड़का पुराने दरख्त की शाख से लटके पुराने हल के फाले को बचाने के लिए भागा, जो हंगामी सूरत हाल में मुलाजमीन को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। अब ना एक छोटा सा यहाँ पर किसी कुछ बच्चे ऐसे जिनके पास पुराने बुक्स होंगे, कुछ के पास नई बुक्स होंगे, आपको थोड़ा सा बताते हैं। कहता है द कुक बॉय ran to beat the old crochet hanging from a tree branch which was used to summon the laborers. ये सेंटेंस लिखने का मकसद है, अभी आपको बेटा समझ आ जाएगा। अब ये जो विच है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ ये किसके लिए यूज हो रहा है? ये यूज हो रहा है प्रोशेयर के। किसके लिए यूज होता है बेटा? प्रोशेयर। अब रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? आपने 9th 10th के अंदर पढ़ा होगा, जो अपनी एंटीसीडेंट को रिलेट करता है, यानी उसके बिल्कुल साथ होता है। और रिलेटिव प्रोनाउन की शर्त होती है बेटा कि वो अपने नाउन या प्रोनाउन के साथ आएगा, अपने एंटीसीडेंट के साथ आएगा, वरना फिक्रा बेटा आपका गलत है। ठीक है, ये रूल होता है इसका रिलेटिव प्रोनाउन का। अब यहाँ बीच है, इस्तेमाल हो रहा है क्रोशियर के लिए, तो हैंगिंग फ्रॉम ए ट्री ब्रांच, तो यहाँ तो बीच ऐसे लग रहा है जैसे ब्रांच के लिए। व्हिच वाज यूज्ड टू समन द लेबरर्स, तो क्या वो शाख इस्तेमाल होती थी मजदूरों को बुलाने के लिए, या वो क्रोशियर इस्तेमाल, क्रोशियर को बजाया जाता था बेटा, क्रोशियर को बजाया जाता था। ठीक है। अब इन्होंने ये किया है कि न्यू बुक्स में, जो नई बुक्स आई हैं, उन्होंने विच को रिप्लेस कर दिया है दैट के साथ। विच को बेटा रिप्लेस कर दिया है दैट के साथ। अब दैट भी तो रिलेटिव प्रोनाउन है, बिल्कुल दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन बेटा दैट डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। दैट बेटा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। क्योंकि इसके अंदर गैप आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन तो यहाँ पर नहीं लग सकता, तो यहाँ पर आपको डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन चाहिए। ठीक है जी, अब दैट लगा दें यहाँ पर, तो मसला हल हो गया। तो न्यू बुक्स के अंदर बेटा क्या है? यहाँ पर दैट है, और ओल्ड बुक्स के अंदर यहाँ पर क्या है? विच है। इसको ज़हन के अंदर रखिएगा। ठीक है, समझ आ गई। दैट रिलेटिव प्रोनाउन भी है, दैट डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। ठीक है बेटा, और दैट डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, और दैट कंजंक्शन भी होता है। ये फिर हम आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ये समझाते रहेंगे। जैसे यहाँ पर ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जैसे आप कह सकते हैं आई सा ए डॉग दैट वाज ब्लाइंड। ठीक है, अब दैट यहाँ पर इस डॉग के लिए है बेटा, तो ये यहाँ पर क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, एंटीसीडेंट के साथ। ठीक है, समझ आ गई। जैसे कहते हैं दोज आर माय बुक्स, यहाँ पर दोज डेमोंस्ट्रेटिव। समन बुलाना होता है, पिछले चैप्टर के अंदर भी आया है। दैट वाज यूज्ड टू समन द लेबरर्स एट द मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस बेटा हंगामी सूरत हाल, जो हंगामी सूरत हाल में मजदूरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता था। द हाउस बॉय ran off to the store। अच्छा, अब यहाँ पर ran के साथ off की प्रेपोजिशन आई है। ran off होता है बेटा move away quickly on foot, तेजी से भाग कर वहां से आनंद फानन निकल जाना। वो स्टोर की तरफ भागा, किस लिए? टू कलेक्ट टीन केन्स और एनी ओल्ड बिट ऑफ मेटल, टीन के डब्बे या धातु की किसी पुरानी चीज को इकट्ठा करना। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया कि यू कैन फाइट लोकस्ट इन टू वेज, आइदर बाय प्रोड्यूसिंग ए ह्यूज नॉइज और बाय प्रोड्यूसिंग डेंस एंड एक्रिट स्मोक। ये दोनों चीजें भी उनको दूर। ठीक है जी, वो उधर भागा,
द फॉर्म वॉज रिंगिंग विद द क्लैमर ऑफ द फॉर्म। फॉर्म जरा को कहते हैं बेटा रिंगिंग, बजना, शोर। क्लैमर बेटा शोर को कहते हैं। गोंग, गोंग कहते हैं डिस्क, मेटालिक डिस्क को कहते हैं। ये स्कूल्स के अंदर जो है लेक्चर बजाने के लिए जो है ये घंटी होती है। इसको आजकल तो बजर्स आ गए हैं, अलार्म वो इलेक्ट्रिकल्स होते हैं। पहले वो मेटालिक डिस्क टाइप होते स्कूल्स के अंदर होते थे, इसको बजाया जाता था कि लेक्चर्स हो गए उसने कहते हैं उस घंटे की टन टन से पूरा रकबा जो है उनका वो गूंज रहा था। एंड दे कुड सी द लेबर्स। अब चूंकि वो जो प्लोशेयर था वो एक फायर अलार्म था, जब वो बजाया गया तो ज़ाहिर है सबने इकट्ठे होना। द लेबरर्स कम pouring, भाग के आना। असल में पोर जो वर्ड है ना ये बेटा अनकाउंटेबल के लिए होता है, उंडेलना। जैसे आप जग से पानी डालते हैं, चायदानी से कप में चाय डालते हैं, तो उंडेलने के लिए होता है। काउंटेबल के लिए pouring उस सूरत में होता है जब वहां से उन चीजों की एंट्री हो रही है या एग्जिट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ फ्लो, फ्लो की शक्ल में इकट्ठे। उर्दू में से कहते हैं उमट उमट के आना। उर्दू में क्या कहते हैं बेटा? उमट उमट के आना जो है आउट ऑफ द कंपाउंड, इहाते में से, लुकिंग एट द हिल्स, और वो सारे पहाड़ियों की तरफ देख रहे थे। एंड शाउटिंग, एक्साइटेड भी होता है बेटा, पुरजोश, और वो पुरजोश अंदाज के अंदर जो है वो चिल्ला रहे, ठीक है। और कुछ ही देर में वो मजदूरों को अहाते में से उमट उमट कर आता हुआ देख सकते थे, और वह सारे पहाड़ियों की तरफ इशारा करके पुरजोश अंदाज से चिल्ला रहे थे। Soon they had all come up to the house। तो वो जगह रखी हुई, उन्होंने एक हाथा टाइप शेड बनाया वहाँ पर कि सबने यहाँ जमा होना है, और यहीं से जो सबको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगे। इट्स क्वाइट पॉसिबल जो तो सारे इसलिए बेटा वहाँ पर जमा हो गए। तो अभी इन्होंने इनको वहाँ पर जमा करके जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। एंड रिचर्ड एंड ओल्ड स्टीफन वर गिविंग देम ऑर्डर्स। और रिचर्ड और बूढ़ा स्टीफन जी अपनी हिदायत दे रहे थे, हरी हरी हरी, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ठीक हो गया। अब वो सारे इकट्ठे हो गए, उनको हिदायत दे रहे हैं। अब हिदायत लेने के बाद जो बेटा वो वापस जाए। एंड ऑफ दे रैन अगेन, और दोबारा फिर, अब यहाँ पर ऑफ किस सेंस के अंदर है? बाहर के सेंस, यानी पहले अंदर आए, उन्होंने हिदायत लिया, उसके बाद बेटा दोबारा फिर वो बाहर की तरफ भाग गए। द टू वाइट मैन विद देम, और वो दोनों गोरे भी उनके साथ थे। चूंकि जिम्बाब्वे ये अफ्रीकन कंट्री है, तो इसमें ज़्यादातर अफ्रीका में आप जानते हैं हबशी लोग जब ज़्यादा होते हैं, जबकि ये वहाँ के जो हैं स्टीफन और जो रिचर्ड हैं, ये बेटा दोनों गोरे हैं, ये दोनों गोरे उनके साथ थे। उनको हिदायत देकर ये नहीं हुआ खुद वहाँ बैठने गए, वो खुद भी उनके साथ साथ जो उनके पीछे जो है चले गए। एंड अ फ्यू मिनट्स मार्गरेट कुड सी, और कुछ ही देर में मार्केट ने देखा, या मार्गरेट देख सकती थी, द स्मोक ऑफ फायर्स राइजिंग, कि बेटा आग के अलाव से धुआं उठ रहा। फायर्स, फायर की जमा फायर्स, याद रखिएगा जनरली अनकाउंटेबल जो चीजें होती हैं उनकी जमा नहीं होती, उनके साथ बेटा एस का इजाफा नहीं होता। जैसे वाटर है, जैसे टी है, ठीक हो गया, जैसे फायर है। अगर इनके साथ एस का इजाफा हो जाए तो समझ जाए ये अपनी एंटिटी के अंदर सिंगुलर नहीं। फॉर एग्जाम्पल फायर्स, एक आग का अलावा यहां जल रहा है, एक वहां जल रहा है, एक वहां जल रहा है, यानी सारी एक आग नहीं है। जब वाटर इस्तेमाल किया जाए, जैसे आप लोग जो है हेड पे जाते हैं तो आप देखते हैं तो बड़ा पानी का रहना है, उसके साथ एक छोटी राब्ता नहर है, फिर एक छोटी राब्ता नहर और, तो ये वाटर हो जाएगा, ये वाटर नहीं है। तो यहाँ फायर से क्या मुराद है? आग के अलावा। क्या मुराद है बेटा? आग के अलावा। Piles of wood and cross had been prepared। अब ये स्पेसिफाइज है, piles of wood and cross had been prepared there। बड़े पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज करते हैं? ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस बेटा हम इस्तेमाल करते हैं when there is past in past। when there is past in past, it is past perfect। कोई भी बात शुरू करेंगे इसका पास्ट परफेक्ट का ताल्लुक माजी करीब या माजी बैद से नहीं है। हो गया कि जनाब पास्ट परफेक्ट माजी बैद होता है, पास्ट इंडेफिनिट माजी करीब, बेटा ऐसी बात नहीं है। दाल हकीकत जो प्रेजेंट परफेक्ट है ये आपका माजी करीब है, जो पास्ट इंडेफिनिट है ये माजी बैद है।
उसके बाद आप जितनी मर्जी पुरानी बात करते चले जाएं, बेटा वो पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगी। अब सवाल ये पैदा होता है वेयर टू यूज पास्ट परफेक्ट। याद रखिएगा पास्ट की कोई बात शुरू करते हैं, आपने 2010 से बात शुरू की, आप उसके बाद 2011 में आ जाए, 2012 में आ जाए, 2013 में नहीं, पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। अगर आप वापस 2009 में जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। यानी माजी की बात करते हुए आगे जाने की बजाय अगर आप पीछे चले जाए तो वो क्या हो जाएगा बेटा? पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया? अब देखें, पायल्स ऑफ वुड एंड ग्रास हैड बीन प्रिपेयर्ड देयर, यानी जब वो भागे, जब रिचर्ड और स्टीफन ने उनको हिदायत दी अपने मजदूरों को, अपने लेबरर्स को, तो क्या उन्होंने घास के ढेर उसके बाद जमा किए या वो पहले जमा कर चुके हैं? बेटा वो पहले ही वहां जमा कर चुके थे। ये हमने आपको लेसन के स्टार्ट में बताया था, एहतियाती तदाबीर के तौर पे, क्योंकि इनको फोर वार्निंग होती है कि बेटा टिड्डियों का हमला हो सकता है। तो उस एहतियाती तदबीर के तौर पर जो है ये क्या करते हैं जनाब कि इन्होंने वहां पर लकड़ी और घास के ढेर जमा किए हुए थे। ठीक है जनाब? अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि there were 7 patches of bared soil। ये आगे जाकर आपको बताएगा कि तकरीबन कोई 50 मील का रकबा होगा। तो 50 मील के रकबे के ऊपर बेटा एक ही खेत नहीं होता। जैसे आप देखते हैं खेत होता है, खेत की डिवीजन की होती है, क्लियर कट नजर आता है कि इसकी डिवीजन हुई। तो वहां पैचेस, पैचेस कहते हैं कतआत को, और पैच जरी जमीन के टुकड़े को भी कहते हैं। यानी वहां 7 पैचेस थे, 7 कतआत थे। बेयर्ड सॉइल, बेयर एडजेक्टिव है, बेयर, लेकिन बेयर्ड और बेयर एक ही बात है। जैसे हम वीकेंड थर्ड फॉर्म जो है ये भी आप इसको एडजेक्टिव के तौर पर यूज कर सकते हैं, और वीक इसको भी बेटा एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेयर्ड सॉइल होती है हर चीज का बेटा एक कवर है, एक नेचुरल कवर है, एक वैसे कवर होता है। जैसे हम लोग पाँव हैं, पाँव वैसे में कवर जूते हैं, हमारा जिस्म है उसके लिए कपड़े हैं, सर के लिए टोपी, अगर वो कवर ना हो तो हम उसे बेयर बोलते हैं, नंगा अपनियाँ बोलते हैं। इसी तरह अगर जमीन है, जमीन के ऊपर बेटा वेजिटेबल सब्जा कुछ भी नहीं है, आपने कोई चीज काश्त नहीं की हुई, तो उसको हम क्या कहते हैं? बेयर्ड सॉइल। यानी कि वहां जो जमीन थी उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। आगे जाकर आपको पता चलेगा, वो आपको बताएगा कि वहां मिलीस काश्त की हुई थी, मकई काश्त की हुई थी। तो फिर एक तरफ वो बेयर्ड सॉइल कह रहा है, एक तरफ वो कह रहा है वहां पर मिलीस भी काश्त की हुई थी। इसका मतलब क्या है? जब ये खेत वगैरह होते हैं, आप कोई चीज इस पर बीजते हैं, जब वो निकल रही होती है तो वो इतनी बात का सब्जा इतना छोटा होता है बेटा स्टार्ट में कि उसके नीचे से आपको जमीन नजर आ रही है। तो बेयर्ड सॉइल से यहाँ पर क्या मुराद है कि सब्जा तो है लेकिन उसके नीचे से जमीन नजर आ रही है। सब्जे से झांकती जमीन के 7 किताब, येलो कलर एंड पिंक, जिन पर गुलाबी और पीले रंग की झलक पड़ रही है सब्जा, तो गुलाबी और पीले रंग की झलक कहां से आएगी बेटा? वेरी सिंपल, वो जो आग के अलावा जो रोशनी है वो आग का अक्स पड़ रहा है। वेयर द न्यू मिलीज वर जस्ट शोइंग, जहां ताजा मकई की कोंपलें अभी फूट रही थी और जस्ट शोइंग भी निकलना शुरू हुई थी वहां पर। ठीक है? अच्छा, यहां पर एक है, देयर आर 7 पैचेस ऑफ बेयर्ड सॉइल। ठीक हो गया बेटा? There were 7 patches of bared soil। अब हम यहां तर्जुमा ये करेंगे, वहां सब्जा से हम तर्जुमा से करेंगे सब्जा से झांकती जमीन, दोनों बेयर की भी सेंस आ जाएगी और ग्रीनरी की, दोनों की सेंस आ जाएगी। ठीक हो गया? सब्जा से झांक, यहां पर जो देर है ये बेटा एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है, ये यहां पर डमी सब्जेक्ट है, ये तर्जुमे में नहीं आएगा। हम इट और देयर को डमी सब्जेक्ट के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे सिंपल, आज गर्मी है, इट्स हॉट टुडे, आम हम यूज करते हैं। ठीक है जनाब? 2 बजे हैं, इट्स 2 o'clock। मेज पर 4 किताबें हैं, देयर आर 4 बुक्स ऑन द टेबल। तो डमी सब्जेक्ट्स होते हैं, तर्जुमे में नहीं आएंगे। ठीक है? तो सब्जा से झांकती जमीन के 7 किताब थे जिन पर गुलाबी और पीले रंग की झलक पड़ रही थी, और जहां आगे वेयर, और जहां बेटा ताजा मकई की कोंपलें भी फूट रही थी, मेकिंग अ फिल्म ऑफ ब्राइट ग्रीन। फिल्म तह, कवर को कहते हैं, कोटिंग को कहते हैं, ब्राइट चमकदार। अगर सब्जे के लिए वर्ड चमकदार सब्जा यूज करेंगे ना तो कोई ऐसे अजीब सा लगेगा, तो आप इसके लिए वर्ड यूज कर लें ताबनाक, जिसने ताबनाक सब्जे की तह सी बिछा।
समझ में आया वो क्या कहना चाहता है? वो कहना ही चाहता है बेटा कि कुल 7 खेत थे, 7 खेतों के इर्द गिर्द जो है उन्होंने लकड़ी और घास के ढेर पहले से जमा किए हुए थे और जाते ही उन्होंने उनको आग लगा दी। जब वो आग लगी है तो उसका शेड जो है वो घास के ऊपर नजर आना शुरू हो गया। घास बहुत छोटी है, अभी मकई की कौपलें भी बहुत छोटी हैं, तो उसमें से नीचे से जमीन नजर आ रही है, लेकिन उन छोटी छोटी कौपलों में भी ऐसे लगता है जैसे चमक के सूर्य निकला होता है, चमकदार सब्जे की, ताबनाक सब्जे की बेटा एक तह सी बनी हुई हो। एंड अराउंड ईच ड्रिफ्टेड अप थिक क्लाउड्स ऑफ स्मोक, और हर एक के इर्द यानी कि 7 के 7 पेचेस जो हैं, 7 के 7 खेत जो हैं, उनके इर्द गिर्द से बेटा धुएं के बादल उठ रहे। ड्रिफ्टेड अप, ड्रिफ्ट होता है बेटा मूव और कैरिड अवे बाय विंड और वाटर, कोई भी चीज जिसको पानी या हवा अपने साथ, बादल होता है ना ऊपर, बादलों की अपनी तो कोई मशीनरी नहीं है, उसको हवा अपने साथ लेके जा रही है। अगर कश्ती ऐसे है वो पानी के अंदर जा रही है और अपने बादबान की वजह से जा रही है, अपने उसका इंजन नहीं चलाया हुआ, तो उसके लिए बेटा वर्ड ड्रिफ्ट होता है। ठीक है, तो वो उनको या फ्लोट वर्ड होता है बेटा या ड्रिफ्ट होता है। और हर एक के धुएं के सह बादल जो है वो उठ रहे थे। They were throwing wet leaves onto the fires now to make it acrid and black. अब वो क्या कह रहे थे जनाब? अब वो they were throwing wet leaves, अब वो गीले पत्ते थे onto the fires, आग के अलाव पर, to make it, it का प्रोनाउन बेटा fires के लिए नहीं है, it का प्रोनाउन धुएं के लिए, ताकि धुआं जो पैदा हो ना, to make it more acrid and black, acrid कड़वा, धुआं जितना कड़वा होगा, जितना उसके अंदर कड़वाहट का अंसर होगा, उतना ही ज्यादा वो इंसेक्ट्स को रिपेल, ताकि जो धुआं पैदा हो रहा है वो क्या हो बेटा, वो कड़वा हो और बेटा तल्ख पैदा हो और गहरा भी हो, ताकि टिड्डियां ज्यादा से ज्यादा दूर रह सके। मार्गरेट वॉज वॉचिंग द हिल्स, मार्गरेट की नजरें जो है बेटा वो पहाड़ी की तरफ। नाउ देयर वाज ए लॉन्ग लो क्लाउड एडवांसिंग, अब एक बड़ा सा नीचे प्रवास करता हुआ बादल आगे की तरफ बढ़ रहा था। किस चीज का बादल? बारिश का बादल? नहीं बेटा, टिड्डियों का। यानी कि वो टिड्डियां जब आगे हैं तो ऐसे लगा जैसे बहुत घने बादल की सूरत में, और बादल स्वेलिंग फूल रहा था, यानी मुसलसल उसके हुजम के अंदर इजाफा हो रहा था। स्वेलिंग फॉरवर्ड एंड आउट, फॉरवर्ड आगे की जानब, इवन ऐसी हत्ता कि जहां तक उसकी नजर नहीं, जैसे बारिश से पहले घटा थी ना, घटा, तो ऐसे लगता है कि जहां तक आपकी नजर जा रही है बेटा वहां से वो तलू हो रहे, और अतराफ में जहां तक आपकी नजर जा रही है आपको ऐसा लगता है वो घटा फैली हुई है, और आगे की तरफ देखें तो जहां तक नजर आपको जा रही है तो लगता है वहां तक ये फैली है। तो ऐसे ही मार्केट को भी फील हो रहा है कि जैसे वो बादल जो है बेटा टिड्डियों का बादल की सूरत में प्रवास करता हुआ अतराफ में और आगे की तरफ अपने हुजम में फैल रहा था, अपने हुजम के अंदर जो बेटा वो उसका इजाफा हो रहा था। ओल्ड स्मिथ had his crop eaten to the ground, बूढ़े स्मिथ की फसल चट हो गई थी। eaten to the ground का चट बिल्कुल सब आया, आपने वो खाना सारा चट कर गया, मतलब कुछ भी नहीं बचा कोई चीज, वो सारा जो है खाना बेटा खा गया। तो बेटा बस ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है, आज इसका लेसन का हम लेक्चर का यहाँ पर एंड करते हैं। अगले लेक्चर के अंदर मैं इस पैरे को कंप्लीट करूंगा और फिर शुरू से लेकर एंड तक जितना हमने पैरा कंप्लीट किया होगा बेटा आपको पाऊंगा ट्रांसलेशन। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।